सबसे पहले आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हरिभूमि आईएनएच के इस आयोजन संवाद 2023 में यह इस श्रृंखला का हमारा 29वां आयोजन है, जो हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को केंद्र में रखते हुए जिले स्तर पर जाकर कर रहे हैं। यह आपका नहीं बल्कि हमारा सौभाग्य है कि हमें इस आयोजन के तहत महाकाल की धरती को मिला है। मैं तहे दिल से आप सबका इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं और आप सबके प्रति इस बात को लेकर साधुवाद देता हूं कि आपने जीवन में कोई सत्कर्म ऐसे किए जिसके चलते आपको अपना जीवन महाकाल की शरण में साक्षात जीने का अवसर मिला है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां उज्जैन की जनता जनार्दन के लिए। और जिस उज्जैन की ख्याति पूरी दुनिया में है, उस उज्जैन क्षेत्र से विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का अवसर लगा को मिला, वह शख्स हमारे साथ है। नाम है उनका डॉक्टर है। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी उज्जैन की इस धरती पे बाबा महाकाल की नगरी, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली, माँ हरसिद्धि की नगरी में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और मुझे इस बात का आनंद है कि आपके इस चैनल का नाम भी हरिभूमि है जी, और ये सच्चे अर्थों में हरिभूमि है जहाँ आपका ये अपना आज कार्यक्रम हो रहा है। जी, धन्यवाद मोहन भाई। और शुरुआत आपसे यूं तो हमें सरकार के संदर्भ में करनी थी, पर जैसा कि आपके परिचय के संदर्भ में हमेशा बताया जाता है कि संघ, विश्व हिंदू परिषद, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ये मूलतः आपके विचार के केंद्र में रहता है। तो सरकार में क्या बात करें, यहां तो देश में आह्वान सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ देने के लिए इस समय हो रहा है। तो पहली प्रतिक्रिया तो आपकी इसी के संदर्भ में चाहिए। आवाज आई है कि कोरोना से भी बदतर है सनातन, जिसकी संदर्भ में आप सन्निहित रहते हैं। तो थोड़ा इस पर कुछ कहें तो फिर हम आगे बढ़े। देखिए, ये धरती वो धरती है जो गजनी से लेकर अंग्रेज तक 1000 साल तक हमारे सनातन धर्म पे जिन जिन ने आक्रमण किए, उनसे संघर्ष करके हमने अपने मूल तत्व को बचा के चले हैं। उससे 1000 साल पहले और चले जा, राजा भोज काल से लेकर के विक्रमादित्य काल तक 2000 साल अर्थात आज से पहले, जब शकों का परचम लहरा रहा था, शकों ने हमारा सब समाप्त करने के लिए लगे थे, लेकिन दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो सनातन धर्म को खत्म कर सके। ये हमारा वर्तमान का दौर है। इस दौर में तो यशस्वी नरेंद्र मोदी की सरकार है और मैं समझ सकता हूँ कि ये सांस्कृतिक अभ्युदय का भी समय है। इसलिए स्वाभाविक रूप से सनातन धर्म को कोई समाप्त कर दे, ये केवल दिवा सपने, ये केवल अपने ख्याली पुलाव है। और मैं समझ सकता हूँ कि पूरे देश की प्रतिक्रिया के बलबूते पर अब उनको भी सफाई में ये बात कहना पड़ रही है, मेरी बात का गलत अर्थ लगाया, ये लगाया, वो लगाया। जो कुछ बोला गया था बहुत साफ बोला गया था, इसलिए अब उसका कोई गलत अर्थ लगा लिया, ये तो नितांत झूठी बात है। आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार की बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार होते हुए भी सीधे तौर पर ललकारा जा रहा है और इसके बावजूद भी वो लोग अपनी जगहों पर बने हुए हैं। तो फिर ऐसे नरेंद्र मोदी जी को होने का क्या फायदा जिसमें सनातन धर्म को लेकर इतने आक्रामक तरीके से लोग बोल दें और फिर भी अपनी अपनी जगहों पर बदस्तूर बने रहें। ये मेरी साइड से या नरेंद्र मोदी जी की साइड से सही नहीं है। ये एक दो एंगल है। आप में मेरे मित्र बाकी पक्ष के भी बैठे होंगे, उनको ध्यान में आएगा कि एक तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र अपनी बात कह रहे हैं जी, उसमें हम उसके बारे में कुछ बोले, इसके बजाय कांग्रेस की तरफ से बात आना चाहिए थी जी। दूसरी बात, एक सीएम के बेटे बोल रहे हैं जो ऑलरेडी तमिलनाडु में उनकी सरकार चल रही है जी। तो चुने हुए दल की सरकार के व्यक्ति के बेटे के द्वारा वर्षन जो दे रहे हैं जी, स्वाभाविक रूप से उसमें हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। हमारे तो सबके सामने जनता जनार्दन सब जान रही है जी, जिसके पास जो है वो दे रहा है और इसलिए जो मिल रहा है उसकी कीमत भी उनको चुकाना पड़ेगी। स्वाभाविक रूप से ये जो भाव है जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, ये नितांत सत्य बात है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो संभव नहीं है। लेकिन जो संवैधानिक दायरे में हो रहा है, दिल्ली में एफआईआर हुई, इंदौर में एफआईआर हुई, जहां भी ये जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाले और भावनाओं को समझने वाले लोग रहेंगे, कानून सम्मत जो जो हो सकता है वो सब करेंगे। तो कानून सम्मत सब कुछ होगा,
ऐसा बात मोहन यादव जी कह रहे हैं। अब वापस अपन मध्य प्रदेश की सियासत में लौटकर आते हैं और यहां से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2018 का चुनाव था मोहन भाई, आप तो जीत गए पर पार्टी बुरी तरीके से हारी भाई। मध्य प्रदेश में हारी और आपके इलाके में बहुत बुरी तरीके से हारी। क्या कहेंगे, उस हार के कारणों को समझ पाए मोहन भाई कि नहीं समझ पाए? देखिए, ये हार के कारण को मैं उस पर दोहराना नहीं चाहूंगा। हमारे सबके सामने के कुल 5 विधानसभा की सीट का अंतर कांग्रेस और बीजेपी में रहा है, और एक पक्ष ये भी है कि हमको 1.5 लाख मत जनता से ज्यादा मिले, लेकिन ये भी बात सही थी कि 5 कुल सीटें हमारी कम थी और थोड़े से ज्यादा 5 हमारे से ज्यादा कांग्रेस थी। कांग्रेस को भी पूरा बहुमत नहीं मिला था, लेकिन ये अतीत की बात हो गई। अब इस पर हम दोबारा दोहराने के बजाय ना मोहन भाई, इतना सरल मामला थोड़ी है। हमने कहा कि प्रदेश में हारी और आपके क्षेत्र में बुरी तरीके से हारी। उज्जैन संभाग में 29 सीटें, 2013 में 29 में से 28 जीत के बैठे थे आप, 28 से 17 पे आ गए। 11 सीटों का सीधा नुकसान। भारतीय जनता पार्टी को मुकाबले कांग्रेस को 11 सीटों की बढ़त। मोहन यादव जी जैसा चेहरा ऐसे ही टाल के निकल जाएगा क्या? देखिए, इसमें दोनों बातें हैं। हमारे यहाँ तो वैसे संगठन की दृष्टि से जो आप कह रहे हैं कमिश्नरी हेडक्वार्टर के नाते से, तो हमारे सामने सही बात आपने जो बात कही है, लेकिन इनाल जब भी सरकार की बात है 2013 से उठा करके 2008, 2003 या 2018 चारों चरण में जब हम देखते हैं तो मेजॉरिटी के लिए जो 116 का जो आंकड़ा चाहिए, उस आंकड़े की तुलना में हम देखें तो अगर 129 सीटें जब हम जीत के सरकार बनाते 2003 में, हम उस समय हमारे यहाँ 27 सीट 29 में से जीतते हैं। जब 2008 का मामला आता है तो हमारी सीट और कम होती है, लेकिन 2013 की तुलना में हम वापस आगे बढ़ते हैं। तो अपना प्रदेश मूलतः 4 बेल्ट में है, चंबल, महाकौशल, विंध्य और मालवा, और कमोबेश पूरे प्रदेश का एक जैसा कभी ट्रेंड नहीं रहा है। जैसा उदाहरण के विंध्य जो हमारा पिछली बार गया, तो विंध्य अपने आप में बड़ी ताकत रहा है, लेकिन मालवा ने अपेक्षाकृत हमारे सामने। ये बात सही थी कि कांग्रेस ने कुछ इशू डाले थे सामने, और कांग्रेस ने अपने लीडर्स को भी जिस स्तर पे ले जाके बात करना चालू करी थी, फिर कुछ हमारे अपने जो क्षेत्र में कभी हुआ नहीं था उस टाइप की बातें भी खड़ी करी थी। जैसे उदाहरण के लिए किसान मूवमेंट की बात कही या सपाक्स के कार्यक्रम की बात कही, तो ये हमारे यहाँ मालवा में कभी इस चीज का कोई अलग प्रकार का भाव नहीं था। लेकिन ये बात सही थी कि जाने अनजाने हमारे से जो कैंडिडेट के मामले में गलती हुई, उस कैंडिडेट की कुछ गलतियां की मैं निश्चित मान सकता हूं कि जो मार्जिन से हारे वो ज्यादा मार्जिन से हारे। स्वाभाविक रूप से कोई भी संगठन इसका विचार करता है, पुनर्विचार करता है, अगली बार ऐसा मौका नहीं आएगा। आपसे थोड़ा समझना यह है, 2013 में जितने वोटों से आप जीते, 2018 में उससे भी ज्यादा वोटों से जीते, पर पार्टी बुरी तरीके से हारी। अपने साथियों को ठीक से गाइड नहीं किए या तय किए कि जरा साथी वाथी निपट जाए तो ही अपना कुछ आगे विकास हो, इसलिए ऐसा कुछ कर दिए? देखिए, ये तो नितांत आखिरी वाली बात तो गलत है, लेकिन ये बात सही है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नॉलेज में सारी बात आई है और उसका विश्लेषण करेंगे, समय आते उसका निराकरण करेंगे। वही तो आ गया मोहन भाई, अभी विश्लेषण करेंगे तो फिर कदम कब उठाएंगे? जैसे मैंने आपको कहा कि पिछली बार की गलतियों से सबक लेकर के वरिष्ठों ने निर्णय किया। आप बताइए जी, हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लगभग 3 महीने पहले हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें। जी, ये हमारी यहाँ उज्जैन में कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं जी, लगभग 39 सीट पूरे प्रदेश से आई है। स्ट्रेटेजी बदली है, पद्धति बदली है, और उस पद्धति बदल करके पुराने अतीत के कई हो सकता है जाने अनजाने जो गलत निर्णय हो गए उससे सबक लेकर के सुधारने का काम किया। सतत इसी प्रकार की व्यवस्था संगठन जीवंत रहते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप। देखो, हमने अभी कैंडिडेट घोषित कर दिए, कारण कर दिए, क्या ऐसी दहशत है जिसके चलते कैंडिडेट अभी घोषित करने पड़े? देखिए, कोई दहशत नहीं है, बहुत साफ बात है। हमारे अपने जहां जहां हमको लगता है कि हमको और लंबे समय तक स्वाभाविक रूप से अगर 1.25 साल की सरकार छोड़ दें तो 2003 से लेकर के 2023 तक हमारी सरकारें अमूमन हम मान के चलते कि लगभग 20 साल हमारे पास, हमारे 1.25 साल माइनस कर दे तो स्वाभाविक रूप से हमको अपने कामों के आयाम जो अलग अलग हैं, उस आयाम के लिए हमको अपने अपने ढंग से जो विधानसभा के तरीके होते हैं
कि हमारी बात को नीचे तक पहुंचाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे तराना और घटिया उज्जैन के संभाग की बता दूं, जी तो स्वाभाविक रूप से ये टोटल गांव की हमारी विधानसभा है, जिसमें 300 गांव, 200 से 300 गांव, 400 गांव, पंचायतें भी लगभग इतनी बड़ी संख्या में है। तो स्वाभाविक रूप से जब हम काम करने गए तो पिछले अतीत में 2 साल हमारे कोविड कोरोना में चले गए। कुल मिला के सरकार को काम करने का मौका मिला 1.25 साल का। तो स्वाभाविक रूप से हमको हमारे काम के बलबूते पर जनता से संवाद करने का, हमारे विधायकों को गांव के अंदर तक मौका मिल जाए, तो उनके लिए चुनाव में तो करना ही पड़ता है। आप बता दूं आपकी जानकारी के लिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ तो 2-2 साल पहले कैंडिडेट डिक्लेयर होते, कई को 3-3 साल पहले कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं। तो कोई नया काम नहीं किया है, हमने तो 3 ही महीने पहले किए। लेकिन ये बात सही है कि चुनाव जब लड़ने जाते हैं, राजनीतिक दल होने के नाते से हमको वो सब कुछ करना चाहिए जिसके कारण से हम अगले चुनाव में सफल हो जाए। पर आप नहीं मानते कि ये कैंडिडेट घोषित करके एक तरह से आपने सार्वजनिक रूप से बता दिया है कि देखो ये हमारी कमजोर सीटें हैं। महेश परमार तो इसी में जमीन से 6 फुट ऊपर हो गए कि पार्टी ने अभी से कैंडिडेट घोषित कर दिया, यानी महेश परमार इतने मजबूत हैं कि आपको अभी से कैंडिडेट देना पड़ा। आप उल्टा मैं बोल दूं तो चलेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हाँ मंच आपके लिए है। मैंने आपको बताया कि आप अगर पिछले 3 महीने के स्टेटमेंट देख लें जी, कांग्रेस के बड़े नेता, मैं जिनका नाम भी कोट कर सकता हाँ हाँ जरूर, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, सज्जन वर्मा जी, इनने खुद ने अनाउंस किया था जी कि हम जून में कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे। जी। अब बताइए, जून निकल गया, जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, सितंबर आ गया। जी। तो जो बोल चुके थे उनने तो करा नहीं जी। लेकिन ये तो हमारी पार्टी है जी। जो बोलने में नहीं करने में विश्वास करती है। जी। अब आज की स्थिति ये बन गई कि कांग्रेस के पास बचाव की मुद्रा में आ गई कांग्रेस। जी। कांग्रेस जो बड़ी बात कर रही थी कि हाँ हम कैंडिडेट दे देंगे, जी। देना कांग्रेस, हमको कोई मना थोड़ी है, जी। लेकिन लाए ना दिखाए। लेकिन ये कोई बात नहीं हुई कि मजबूत है तो हमने कैंडिडेट दे जी। दिए। मैंने कहा कि गांव के आधारित जो सीटें हमारी है, जिसके कारण से जैसे 1 या 1 से बार हम जीते थे, लेकिन कोई कारण से अभी हम हार गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमको हमारे घर को संभालने के लिए भी वर्तमान में जो अच्छा हो सकता है वो हम सब निर्णय ले रहे हैं। पर आपको ऐसा नहीं लगता मोहन भाई कि आप जाल में फंस गए कांग्रेस के? आप कह रहे कांग्रेस के कैंडिडेट कहाँ हैं? भाई आप कैंडिडेट भेजेंगे तब तो कांग्रेस घोषित करेगी ना। उल्टा अब लगातार आपके यहाँ से तमाम नेता जो ठुकराए हुए हैं वो कांग्रेस में जगह ले रहे हैं, अब वो सूची आएगी। अब आपकी तरफ से सप्लाई जब चल रही है तो कैंडिडेट कैसे आएंगे? उल्टा हो गया, उल्टा ऐसा हो गया है कि कांग्रेस बैकफुट पे आ गई। आप 3 विगत 15 दिन के स्टेटमेंट देख लीजिए जी। जैसे मैंने कोट किया कि उन्होंने कहा था कि हम कैंडिडेट पहले देंगे, कांग्रेस ने कैंडिडेट देने से मना कर दिया। कांग्रेस ने 5 वचन की बात कही थी और कहा था कि कोई दूसरा वचन नहीं रहेगा, केवल 5 वचन पे हम रहेंगे। कांग्रेस बैकफुट पे आ गई कि हम अब पहले अनाउंस नहीं करेंगे, पहले आचार संहिता डिक्लेयर होगी फिर हम बोलेंगे। तो कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, हमने नहीं बदली जी। कांग्रेस ने अपनी सारी पूरी पॉलिसी पे विचार करने में दोबारा वो आ गए, क्योंकि उनको लग रहा कि जिस ढंग से बीजेपी आगे बढ़ रही, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा रैली चालू हो गई। कांग्रेस के कार्यक्रम आज की स्थिति में हम सबके सामने, क्योंकि जिसके पास अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास हो, जिसकी दूरदृष्टि की प्लानिंग हो, जिसकी अपनी तैयारी हो, वही तो सब लगातार अपने कार्यक्रम फेंकता जाएगा। अब आज की स्थिति में हो गया कि कांग्रेस को सब करना है, कांग्रेस कर नहीं पा रही, ये कांग्रेस की साइड से कमजोरी है। बीजेपी ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा पांचों चालू कर दी जी। अब ये एक तरह से ऑफेंसिव पॉलिसी है, डिफेंसिव नहीं है। कांग्रेस डिफेंसिव में आ गई, कांग्रेस के पास आज की स्थिति में कुछ करने लायक नहीं बचा। पर आप जन आशीर्वाद के संदर्भ में बता रहे हैं, आप तो उस यात्रा में थे, निकले आशीर्वाद लेने थे और सामना आक्रोश का करना पड़ गया। ये गलत जानकारी भाई आप बताइए जो नहीं, मैं आपको ये बता दूं जी, ये ऐसा है, मैं कम से कम मालवा में मेरे कांग्रेस के मित्र भी बैठे, बीजेपी के मित्र भी बैठे जी। हमारे यहाँ कभी ये पद्धति नहीं रही है जी कि हम अपने अपने कार्यक्रम अपने अपने ढंग से करते हैं और उस कार्यक्रम की सफलता के लिए भले ही जनता जो रिजल्ट दे दे, अंततः जनता जनार्दन है, हम उस विश्वास को मान के चलने वाले लोग। आपस में कभी ऐसा झगड़ा नहीं होता है जैसे ढंग से कांग्रेस अभी कपड़े फाड़ रही है जी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस ने जहां हमारी यात्रा निकली नीमच से जी, नीमच से जावद हो गया, जावद के बाद हम रात्रि मुकाम करके दूसरे दिन रामपुरा से आगे बढ़ रहे हैं जी। अब कांग्रेस को ये बात समझना चाहिए कि हमारे पास में जन आशीर्वाद यात्रा हो या कांग्रेस की कोई यात्रा हो, अपनी अपनी यात्रा निकाले, अपने अपने कार्यक्रम करे। पहली बार ऐसा हुआ कि गाय भैंस को ला करके व्यवधान खड़ा करे, राजस्थान के बुजुर्ग बंधुओं को ला करके, राजस्थान के लोग आकर के उस यात्रा में व्यवधान खड़ा कर रहे हैं और वहां के हमारे स्थानीय लोग मना कर रहे हैं, डांट रहे हैं उनको
यहाँ तक कि मैं 2-3 कांग्रेसियों के नाम बताता हूँ जो स्थानीय कांग्रेस थे, उन्होंने आकर हमसे कहा जी। कि भैया ये हमारे लोग नहीं है। जी। हमने कहा यार ये हमको तो मालूम नहीं, हम तो बाहर के हैं, लेकिन जो हमारे लोकल लोगों ने बताया कि ये बेचारे कांग्रेस के लोग ही हैं। अब जैसे कोई किसी का यात्रा निकल रही, कोई 5-25-100 गाय आगे खड़ी कर देगा जी। ये तो कहीं हमने पहली बार देख रहे हैं। कोई गाय को कोई यात्रा में घुसेड़ेगा क्या? आप बताइए, शामगढ़ में हमारी सभा चल रही है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने तो कांग्रेस की सभा भी देखी, बीजेपी की सभा देखी, लेकिन आंदोलन करते करते 2-4-5 लोग सभा में आकर के घुस करके कांग्रेस जिंदाबाद करेंगे, ये क्या होता है? ये तो कभी नहीं देखा है। पर मोहन भाई, कांग्रेस को चाहिए तो अपना बड़ा प्रदर्शन करे, 1000-2000 लोगों को लेकर के आए, वो अपनी बात कहे। भाजपा अपना आंदोलन करती है, वो अपने लोग लेके आए, हम अपने विषय जनता के बीच माइक लगा करके रखें कि हाँ हमारा ये कारण है, इसलिए आप हमारा साथ दो। अभी तक तो ये होता है। तो अभी हुआ क्या था? मैंने आपको जो बताया जी। ये ऐसा हुआ है कि जब आपके पास कार्यक्रम खत्म हो जाते हैं, जब जनता का विश्वास बढ़ने लगता है, तो फिर जिनकी जमीन खसकती वो थोड़े से हताशा में इस टाइप के कारण घटनाक्रम करते हैं जो कांग्रेस के लोगों ने किए। और मेरा सवाल आपसे ये मोहन भाई, एक बेहद सक्षम मुख्यमंत्री, 18 साल का प्रशासनिक अनुभव, पुलिस प्रशासन पे आपकी जबरदस्त पकड़, इसके बावजूद भी कोई शरारती तत्व ऐसी गतिविधि को अंजाम दे गया? कैसे हो गया? क्या हो रहा है आपके नियंत्रण का? अब आप एक बार इस पार्ट का अवलोकन करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी जगह प्रशासन का भी कोई आदमी होगा, कांग्रेस का होगा, बीजेपी होगा, वो क्या करेगा? जी। रिजर्व फॉरेस्ट का लैंड एरिया है जी। और रिजर्व फॉरेस्ट में आमतौर पर जो हमारे पशु रहते हैं वो पूरे खुले में है जी। और जहां बॉर्डर एरिया राजस्थान भी लगा हुआ, मध्य प्रदेश भी लगा हुआ है जी। और आप शाम के समय जानवर आगे इधर बढ़ा दोगे जी। तो ऐसा तो नहीं होगा हर फीट पे पुलिस बैठेगी। पुलिस तो स्वाभाविक रूप से, जैसे उज्जैन की आबादी 7 लाख है जी। लेकिन पुलिस हमारे पास 7,000 नहीं उज्जैन में जी। क्योंकि पुलिस गुंडों के लिए होती है, पुलिस हर आदमी के लिए तो पुलिस नहीं होगी जी। इसलिए स्वाभाविक रूप से इंटेलिजेंस वाला मामला या पुलिस वाला मामला नहीं है जी। ये तो जिसने तय कर लिया है वो उस टाइप की बात है कि भाई आपने जान करते गाय भैंसा के घुसड़ दोगे बीच में जी। और फिर अगर आप दूर से पत्थर चलाओगे तो पत्थर चलाने में तो कोई भी कांच की गाड़ी है जी। वो स्वाभाविक रूप से वो डैमेज होगी। तो ये कोई, इसको क्या बोलोगे आप? इसको आंदोलन बोलोगे, विरोध प्रदर्शन बोलोगे या दुर्घटना बोलोगे? क्या किस तो आपका मानना है कि आशीर्वाद में जनता की तरफ से कोई कमी नहीं है? बिल्कुल। आप ये, इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं जी। रात की 12 बजे गरोठ में हमारी सभा हो रही, रात की 12 बजे जी। और रात की 12 बजे में अगर पूरा गरोठ की आबादी देखो तो गरोठ की आबादी हमारी 30,000 से कम की है लेकिन 5,000 से ज्यादा जनता रात को 12 बजे बैठी हुई है। भानपुरा जिसकी छोटी सी आबादी है, भानपुरा में हमारी बड़ी सभा हो रही, बिल्कुल बरसते पानी में भी हजारों लोग बैठे हुए। नीमच, मंदसौर में बीती कल रात 12:30 बजे हमारी सभा होती और 1:30 बजे हम कार्यालय का उद्घाटन करते और भारी संख्या में लोग रहते हैं। इसको क्या मानोगे? नहीं, जब इतना सब कुछ आपके पक्ष में है तो ये समंदर पटेल, भंवर सिंह शेखावत, इन सब की समझ को क्या हो गया है मोहन भाई? ये लोग क्यों आपको छोड़ के जा रहे हैं भाई? देखिए, मैं इस पे तो ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन ये आप कुछ समझ सकते हैं कि ये चुनाव जब आता है तो स्वाभाविक रूप से कुछ हमारे लोग कांग्रेस में आते हैं, कुछ कांग्रेस के लोग हमारे पास आते हैं। आप अभी जिनको बात मान रहे हैं कि अगर कमलनाथ जी और सिंधिया जी के बीच में कुछ संवाद हुआ तो स्वाभाविक रूप से हमारे साथ भी तो लोग आए जी। तो आप भूल के जाते कि जो वर्तमान सरकार चलाई है उस सरकार में बड़ा योगदान तो कांग्रेस से आने वाले मित्रों ने हमको हमारे साथ जोड़ के ही करा है। तो स्वाभाविक रूप से समंदर या भंवर सिंह ये तो 1-2 नाम है जी। अब बताओ 28 विधायक जी अगर बीजेपी में आ रहे हैं जी, 28 विधायक किसको कहते हैं? 28 विधायक 1-2 का आंकड़ा नहीं है, हमारे पास तो कोई एक विधायक नहीं गया। तो ये जो 28 विधायक आए, अब वो आपके लिए कितनी बड़ी समस्या हो रहे हैं? कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं जी, बिल्कुल समस्या नहीं। हमारे शान, आप बताइए, मैं तो खुद इस मामले में भगवान को भी एक तरह से ये मान के चलो कि 2 विपरीत ध्रुव की सरकार मिलकर के बनी थी लेकिन पूरे साल अपनी सरकार सफलता के साथ चल जाए जी, ये कितना घोर आश्चर्य हो रहा, कितनी सफलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार चलाई। कोई विवाद सड़क पे नहीं आया, कोई आपस में क्लेश समझ सड़क पे नहीं आया, कोई कार्यक्रम में हमारा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। तो ये एक तरह से वो सब लोगों ने आत्मसात कर लिया। ये उसी प्रकार से जैसे 67 में राजमाता जी कांग्रेस छोड़ के हमारे पास आई थी जी, हमारी कांग्रेस की
बजाय बीजेपी की बैकबोन करके पूरे देश सबसे पहले बनाने में अगर जनता पार्टी जनसंघ ने सफलता पाई तो उसका सबसे बड़ा श्रेय था राजमाता सिंधिया जी को, जिन्होंने पूरी ताकत के साथ हमारी पार्टी खड़ी करी। और ये उसी प्रकार से माननीय सिंधिया जी का दूसरा स्टेप रहा है कि जिन्होंने अपने पूरे समर्थकों के साथ बीजेपी की लाइन को आत्मसात करते हुए पूरी सफलता सरकार चला दी। ये भी मुझे सिंधिया जी का धन्यवाद और माननीय शिवराज सिंह जी और माननीय मोदी जी और अमित जी का सबका कमाल है, जिसके कारण से हमने ये बहुत सहजता से कर लिया। अच्छा मोहन भाई, ये बताओ, ये सिंधिया परिवार से जो इतने एहसान आप लोगों की पार्टी पर हो रखे हैं, इसे केवल धन्यवाद से चुकाओगे या आगे भी कुछ करोगे? मैंने फिर कहा, आप दोबारा देखो, सिंधिया जी के बारे में जो आपने कहा है जी, सिंधिया जी का हमने उसी भाव से बताया कि जैसे राजमाता सिंधिया जी के कारण से भारतीय जनता पार्टी ने सफलता के साथ अपनी गति आगे बढ़ाई, इसी प्रकार से सफलता के साथ इस सरकार में भी हमने रोल अदा किया। ये जो सरकार सिंधिया जी के सम्मान की चिंता अगर कांग्रेस ने नहीं की, ये तो कांग्रेस की साइड में विचार करने का विषय है कि वो फेल क्यों हुए। सिंधिया जी के कारण से हम सफल हुए कांग्रेस मानती है, लेकिन कांग्रेस अपने लोगों को संभाल नहीं पाती है, कांग्रेस की दिक्कत, हम क्या करेंगे? नहीं मोहन भाई, दिक्कत कांग्रेस की साइड की कमजोरी है। नहीं, दिक्कत इसलिए है कि सिंधिया जी के सम्मान के लिए आप बहुत चिंतित रहे भाई। आप लोग बार बार बताते रहे कि पिछली बार देखिए जो चुनाव था ना, तो चेहरा सिंधिया जी का दिखाया और बाद में शादी जो है कमलनाथ जी से करा दी, तो आप लोग बड़े दुखी रहे थे। अब तो सिंधिया जी आपके पास आ गए, आप बता भी रहे हैं कि सरकार भी सिंधिया जी के कारण बनी, उनके मुख्यमंत्री ना बन पाने को लेकर आप लोग बड़े परेशान भी रहते थे, तो वो परेशानी इस बार दूर हो जाएगी या अभी भी सिंधिया जी ऐसे ही परेशान रहेंगे, सिंधिया जी के लोग भी परेशान रहेंगे? ये आपने दुविधा वाली बात करी जी, दुविधा की बात ये भी कांग्रेस की साइड से जी। हमारे यहाँ इस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लगा करके छोटे से छोटे बूथ के कार्यकर्ता तक जिसको जो जवाबदारी दे दे, वो जवाबदारी बहुत सहजता के साथ, शालीनता के साथ सहन करना, ये भाजपा की विशेषता। ये एग्रीमेंट आधारित काम करना है कांग्रेस की आदत है जी। पहले पद दे करके उनको गारंटी देना पड़ती कि आपको ये बनाएंगे इसलिए आओ, नहीं तो मत आओ। ये कांग्रेस में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। इसलिए हमारे बड़े से बड़े नेता जो पार्टी के आधार स्तंभ है, मुरली मनोहर जोशी से लेकर लालकृष्ण आडवाणी तक, सब वर्तमान में जनसंघ की स्थापना के सदस्य मौजूद है। लेकिन बाल बराबर भी कांग्रेस और बाकी लोग कुछ के बारे कहते रहे, कुछ भी कहते रहे, लेकिन हमारी पार्टी में ये बात कभी नहीं आती, क्योंकि हमारी पार्टी ही कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और कार्यकर्ता, ये माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न ये सबके सामने कह चुके हैं कि कार्यकर्ता का पद दुनिया का सबसे बड़ा पद हमारी पार्टी में है, इसलिए इस पद से कोई किसी को नहीं हटा सकता। तो पार्टी विचारधारा आधारित अगर रहेगी और कार्यकर्ता की ट्रेनिंग विशेष प्रकार की रहती है, जिसके कारण से वो किसी पद पे बैठ जाए उनको फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मोहन भाई, ये बताओ, ये कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा पद है, ये आप जो इतनी दमदारी से बोल रहे हो यहाँ पर, ये संदेश किसको दे रहे हो? मेरा ही तो फिर दोबारा बोला है, मैं खुद उसका गवाह हूं जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं राष्ट्रीय मंत्री बना 1993 में, 93 में जी। उसके बाद नगर स्वयं भाग कार्यवाह, बहुत छोटा सा काम, लेकिन संघ का बड़ा काम होता है, मैं करा जी। उसके बाद मेरे पहले नड्डा जी सीधे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, मेरे बाद वाले धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, लेकिन मैं संघ के स्वयं सेवक बनकर के जो मैंने जवाबदारी दी, फिर ये दोबारा 2003 में टिकट मिला मेरे को जी, जिसको पार्लियामेंट्री बोर्ड से टिकट दे दिया। लेकिन कार्यकर्ता पद बड़ा होता है, इसलिए मेरे यहाँ के वरिष्ठों ने बैठ करके निर्णय किया कि मोहन जी आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल। बोले किसको लड़ाए? बोले शांतिलाल धवन जी को लड़ाओ। मैंने उसी समय लिख करके दिया। तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बी फार्म पे टिकट उज्जैन में दिया, दिल्ली से दिया, मैंने उज्जैन में बदल दिया उसको, क्योंकि हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित है। तो ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, ये कार्यकर्ताओं की पूंजी है कि हमको जो काम मिल जाए उसको सहजता से करना, ये हमारी सबकी आदत में, ये हमारी रगों के अंदर है। इसलिए हम अपने इस पार्टी को इसी कारण आज तक गंगा की धारा की तरह अविचल रूप से चलाते जाते हैं। हमारी धाराओं में दाया बाया कोई जाने का रास्ता नहीं है। एकमेव कारण है, अगर हिमालय से चालू हुई तो ये गंगा सागर में ही विलीन होती है, बीच में कोई रास्ता नहीं। अच्छा मोहन जी, कितनी बदल गई ना आपकी पार्टी। देखिए 2003 का आप बता रहे हैं, दिल्ली में टिकट का फैसला हुआ, उज्जैन में बैठे टिकट बदल दी। बदल नहीं दिया, छोड़ दी, हमने छोड़ा नहीं, आपने छोड़ दिया, वो बदलवा लिया। बात तो भैया आपने बताया, नहीं, ये वरिष्ठ लोग थे, उन्होंने तय किया और आपने उसे स्वीकार किया। मेरा ही निवेदन इतना है कि क्या होता है कि ये हमारी विशेष जो कार्यकर्ता भाव वाली बात आपने कही, मैं उसको स्थापित कर रहा हूं जी, कि कार्यकर्ताओं का भाव
ये होता है कि जो काम मिल जाए उसको सहजता से करना, इसके भाव से मैंने बताया। नहीं, मैं उसी भाव से ही जानना चाह रहा हूं जी। कि देखो कार्यकर्ता कितना अहम होता है, कार्यकर्ता कितना प्रमुख होता है। पर इस बार देखो ना कैसा हुआ, 39 टिकट हो गए पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश चुनाव समिति की बैठक तक नहीं हुई। ये कितना बड़ा बदलाव आ गया आपकी पार्टी में। देखिए, मैं इस पे इसलिए टिप्पणी नहीं कर सकता हूं कि चुनाव समिति की बैठक हुई कि नहीं हुई, इसके संबंध में किसी चुनाव के समिति के लोगों ने नहीं कहा है। कोई चुनाव समिति के किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट पढ़ा आपने? किसी ने विरोध किया क्या? अरे मोहन भाई, मेरा निवेदन तो सुन लीजिए। अब आपने प्रश्न किया, मैं जवाब दे रहा हूं जी। ये जो बैठे हुए लोग, अगर किसी एक का स्टेटमेंट आप बता दो जी। कि ये प्रोसेस से नहीं हुआ, डायरेक्ट टिकट हुई, तो आप जो को मैं करने को तैयार हो जाऊंगा। वो सब कुछ हुआ है जो हमारी प्रोसेस होती है, उसी का परिणाम के टिकट के रिजल्ट आए। मोहन भाई, आप ही केवल इतना बोल दो इस मंच से कि प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई और उसी के तहत नाम तय हुए, हम तो आपकी बात मानने के लिए सहज स्वीकार है। मैंने क्या कहा कि अगर कहीं विरोध आया तो बताओ ना, वो सारी प्रोसेस की जो करना चाहिए थी उसी का रिजल्ट आया, उसमें कोई गलत नहीं हुआ। चलिए अपन वापस सरकार की तरफ आते हैं। शिवराज सिंह चौहान ताकत है या समस्या? है? शिवराज सिंह चौहान अब ताकत है या समस्या? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो ताकत भी है और कांग्रेस के लिए समस्या भी है। कांग्रेस उनके मारे परेशान है। बीजेपी के लिए ताकत है, कांग्रेस के लिए समस्या। कांग्रेस सोच रही कि इनका क्या करें, और हम 18 साल के बाद भी वो तरोताजा शिवराज सिंह चौहान सीएम के रूप में पाते हैं, जिनको दोबारा फिर सत्ता के लिए हमने 2023 में फिर प्रस्तुत किया है। ये हमारी ताकत है। नहीं, लेकिन डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी इसी को कहते हैं। लेकिन 2023 के संदर्भ में शिवराज जी ही मुख्यमंत्री होंगे, ये कहने से तो अमित शाह जी ने साफ इंकार कर दिया। दोबारा फिर बोल रहा हूं मैं आपकी जानकारी के लिए, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारा नेतृत्व करते हुए इस चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं, और उसी बात को हमारे हर फोरम से क्लियर किया है। ये हमारे बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर ये स्पष्ट है कि कार्यकर्ता भाव होने के नाते से इस सेशन के बाद अगली बार क्या होगी, तो ये तो उसी बात से होगी कि 2023 के चुनाव के बाद क्या होगा आज अनाउंस कर दो, 2024 के बाद क्या होगा आज अनाउंस कर दो। हमारी पार्टी की पद्धति नहीं है। हमारी पार्टी की पद्धति है कि जो हमारे कुर्सी पे है, जिनको जवाबदारी है, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है। इतना ही काम हमारा है, इसलिए उस मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान डंके की चोट सबका लीडरशिप कर रहे हैं, और उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। थोड़ा मोहन जी और स्पष्टता चाहूंगा, क्या आप जैसा समर्पित कार्यकर्ता हमारे साथ है ना, सच्ची सच्ची बात करने का मौका मिला हुआ है। भाई 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, इसके बाद नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे, ये आवाज हर तरफ से आती है। क्या मोहन यादव जी प्रदेश में ये आवाज देने के लिए तैयार हैं कि 2023 में चुनाव होगा और 2023 के चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे? बस बात इतनी है। आप घूम घाम के वापस वहीं आ रहे हैं जहां पृथ्वी गोल है। ये दोनों पार्टी की पद्धतियों का अंतर है जी। भारतीय जनता पार्टी की पद्धति कभी भी ऐसी इतनी एडवांस बात करने की नहीं रहती है। भारतीय जनता पार्टी अभी नारा क्या लगा रही है, अब की बार भाजपा सरकार, फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार कमल के फूल की सरकार, फिर एक बार कार्यकर्ता आधारित सरकार। इसका मतलब ही है कि जो कार्यकर्ता है, जहां पर भी है, जिसकी जो ड्यूटी लगेगी वो काम करने को तैयार रहेगा। लेकिन जिनके काम के बलबूते पर हम सरकार में बनाने के लिए जा रहे हैं, वो वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान है कि नहीं, उनका मंत्रिमंडल है कि नहीं, उनके नेतृत्व में हम आगे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनके नेतृत्व में ही हम अपनी पूरी लीडरशिप स्टेट लेवल की चला रहे कि नहीं चला रहे। लेकिन जैसे संगठन की बात आएगी तो माननीय वीडी शर्मा जी लीडरशिप कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ सरकार और संगठन दोनों की मिलीजुली व्यवस्था, जो हमारी पद्धति, हम उस पे आगे बढ़। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, इतनी ठीक है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो ये 3 साल हैं, कुछ ऐसा कर पाए कि जिसमें जनता स्पष्ट तौर पर आपके पक्ष में जनादेश दे सके? क्योंकि 2013 से 18 में जितनी भी मेहनत हुई हो, जितना भी काम किया हो, जितना भी परिश्रम रहा हो, इसके बावजूद भी जनादेश तो साफ नहीं था। तो 2023 में जनादेश आपके पक्ष में स्पष्ट आए, ऐसा क्या किया है 3 साल में? क्या नहीं किया है। और अभी 18 की बात बता रहा था कि 1.5 लाख वोट अगर हमको ज्यादा मिले
तो जनादेश कैसे झलकता है? जनादेश जनता के मतों से झलकता है। जनता ने हमको जनादेश में विधानसभा के गणित की दृष्टि से विधानसभा की 5 सीट कम हुई है, लेकिन 1.5 लाख मत तब भी ज्यादा थे। उसी प्रकार से अभी हमारे सामने आप अंदाज लगा लो, हमारे उपचुनाव हुए, वो सारे उपचुनाव में रिजल्ट क्या आया? जो आपने हमारे बीच के झगड़े बताने का प्रयास किया, उसमें क्या हुआ? नगर निगम के चुनाव आए, विधानसभा के चुनाव आए, लोकसभा के चुनाव आए, प्रत्येक उपचुनाव में क्या हुआ? तो स्वाभाविक रूप से जनता बीजेपी के साथ दिखाई दी। माफी के साथ बीच में बोल रहा हूँ सर, नगर निगम के चुनाव आए ना, 57 साल के बाद ग्वालियर का नगर निगम आप हार गए। मैंने वो चुनाव आए ना, जबलपुर लगातार जीत रहे थे सर, वो भी हार गए। और चुनाव आए ना सर, वो रीवा भी आप हार गए। जो आप लगातार जीत रहे थे मोहन भाई, उनमें से कई हार गए। मैंने क्या बोला कि चुनाव अगर हम सब जीत जाते तो आप कहते ईवीएम खराब है। हमने तो जनता के बीच में जनादेश की बात करी ना। अरे भाई, ईवीएम भी तो जनता जिधर जाएगी, हो सकता कुछ गलती हमसे हुई है, हम उसको विश्लेषण कर लेंगे जी, विश्लेषण कर रहे हैं, अगली बार सुधार देंगे। जनता के बीच में ऐसा तो हुआ नहीं कि हमने कहा कि हम डिक्टेटरशिप ला रहे हैं या सारी पेटी पे कब्जा कर लिया। जनता का रिजल्ट है, जनता हमारे हम लोग ने 2018 तक सरकार चली ना, हमारे पास बहुमत था ना कांग्रेस के पास बहुमत था, लेकिन 2-4 कदम पीछे थे तो सरकार तुरंत छोड़ करके गवर्नर को इस्तीफा दे करके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तत्कालीन घर आके चले गए और कांग्रेस से कहा कि आप चला लो। ये कांग्रेस कभी नहीं कर सकती थी, ये केवल बीजेपी कर सकती है और बीजेपी का ही चरित्र है, इसी लाइन पे बीजेपी आगे तक चलती जाएगी। अपनी बात अधूरी रह गई। 2020 से 2023 के बीच में क्या क्या ऐसा किया है बताता जिसके अंदर हाँ, अब ये इसकी तो सिलसिला लंबा हो जाएगा। कोई बात नहीं, जो आपको महत्वपूर्ण लगते हो 3, 4, 5 अभी अपने उज्जैन के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूं। जैसे उदाहरण के लिए इसी 2018 से 2023 के बीच में हमारे पास उज्जैन के आवागमन के दृष्टि से उज्जैन से लगाकर इंदौर मल्तास से लेकर के अपना 4 लेन बन के तैयार हुआ है, जिसके कारण से हमारी वर्षों पुरानी झंझट थी कि हम उज्जैन से जब देवास तक जाते थे, देवास से भोपाल 4 लेन, लेकिन यहाँ की कनेक्टिविटी नहीं थी। हमारी एक बड़ी समस्या हल हुई। हमारी स्मार्ट सिटी के माध्यम से सभी प्रकार की कामों की दृष्टि से जो गति बढ़ी उज्जैन की, हमारी विक्रम उद्योगपुरी, हमारी ताजपुर उद्योगपुरी, हमारी जिस प्रकार के इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ी है। आप बताइए कि जिस शहर के अंदर मिलों में ताले लगते थे, हमारे यहाँ सोयाबीन प्लांट है, सोयाबीन प्लांट में 4000 महिलाओं का कारखाना, और पहली बार ऐसा हुआ कि कारखाने के अंदर जिनको रोजगार दे रहे हैं, आमतौर पर जो उद्योगपति आता था वो लेबर को पैसा देता था, लेकिन लेबर आधारित व्यवस्था हमने खड़ी करी तो पर मजदूर 5000 सब्सिडी, तो 4000 मजदूरों को 10 साल तक 2 करोड़ रुपया महीना सरकार सब्सिडी दे रही। हमारे 7000 का दूसरा प्रतिभा सिंटेक्स का कारखाना तैयार हो गया जो लोकार्पण होने के लिए तैयार है। तो जो हम रोजगार दे रहे हैं, जो हम शहर का विकास कर रहे हैं, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, जिस प्रकार से मेडिकल डिवाइस पार्क दे रहे हैं, ये सारे कामों के बलबूते पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। इसी के कारण से हमारे जो वर्तमान के बने बनाए सिस्टम है उसका लाभ मिल रहा है। पर आप भी स्वयं किसी विभाग के मंत्री हैं, उस विभाग ने भी ऐसा कुछ किया है जिससे भाजपा के कुछ वोट बढ़ जाएं, भाजपा की साख बढ़ पाए, ऐसा कुछ करने की स्थिति में मोहन यादव जी? जरूर बताना चाहूंगा, आपने अच्छा प्रश्न उठाया। हमारे यहाँ 1956 में विक्रम विश्वविद्यालय खुला था, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर नहीं खुला था। और केवल यहाँ नहीं, पूरे देश का एकमात्र हमारा उच्च शिक्षा विभाग है जो सामान्य विश्वविद्यालय में कृषि संकाय को ला करके एक तरह से बीएससी एग्रीकल्चर कराने के लिए इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर को उसमें जोड़ रहा है। जो जीईआर सकल पंजीयक दर हमारी अपनी राष्ट्रीय औसत से 7% कम थी, इंक्लूड कांग्रेस की सरकार सही, कांग्रेस की सरकार रही 18 से 20 तक, लेकिन कांग्रेस की सरकार में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले लागू हुई हमारे मध्य प्रदेश में, जिसके बलबूते पर हमने कृषि आधारित, रोजगार आधारित, हेल्थ आधारित ये कोर्स पाठ्यक्रम हम लाए। 538 कॉलेज थे जिसमें 222 कॉलेजों में भवन की दरकार थी। आज की स्थिति में केवल 17 महाविद्यालय बचे जहां हमारे भवन के लिए भूमि उपलब्ध नहीं, इसलिए वो अपने लिए जरूरत पड़ रही है। इसी के साथ साथ जो हमारे पीएससी आधारित
पदों को भरने की बात है। 5000 पद नए भरे गए, जिसके कारण से जो हमारी तदर्थवाद की व्यवस्था है उससे हम बाहर आए। हमारे लिए A+ का उज्जैन का A++ का साइंस कॉलेज पूरे देश के 15,000 कॉलेजों में सबसे नंबर 1 पे गवर्नमेंट साइड का मॉडल ऑफ साइंस कॉलेज उज्जैन का रिकॉर्ड है, जिसके बलबूते पर पूरे देश के साउथ से लेकर आमतौर पर एजुकेशन के मामले में साउथ के लोगों को बहुत आगे मानते हैं, लेकिन हम उसके निकल गए। हमने कोविड के कठिन काल में परीक्षा जरूरी दिया, क्योंकि वो जीपी लिखी हुई मार्कशीट जीवन भर विद्यार्थी के लिए तकलीफ देती। तो 20 लाख विद्यार्थी हमारे पास उच्च शिक्षा में है, लेकिन 20 लाख विद्यार्थियों को भले ऑनलाइन परीक्षा करें, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा के बाद परीक्षा कराने के बाद रिजल्ट दिया। यही कारण है कि हमारी उस परीक्षा पद्धति की कॉपी छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान सरकार कांग्रेस की सरकार है, पश्चिम बंगाल सरकार हमारी सरकार नहीं, सबने हमारी परीक्षा पद्धति की कॉपी की। ये वो सब बताती है जो उच्च शिक्षा में किए गए काम। चलिए अब आखिरी दौर की बातचीत की ओर चलते हैं। महाकाल की धरती में महाकाल लोक का निर्माण, क्या कहेंगे इस चुनाव में? महाकाल लोक आपके लिए समस्या रहेगा या फिर वही सवाल समाधान? महाकाल लोक के कारण से तो न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में जनता महाकाल के साथ खड़ी दिखाई देगी। ये हमारा अपना सौभाग्य है। ये थोड़ा सा हमको बोलने में अटपटी लगेगी, लेकिन हम वो भाग्यशाली पीढ़ियां हैं 1000 साल के इतिहास में, जिसमें हमारे पूर्वजों को अपनी आंखों के सामने सोमनाथ का मंदिर लूटते देखा गया था। हमारा वो कितना खराब समय होगा। हमारी उस पीढ़ियों के बाद के पूर्वजों ने राम मंदिर को टूटते देखा, कृष्ण मंदिर को टूटते देखा, विश्वनाथ मंदिर को टूटते देखा। हम वो भाग्यशाली लोग हैं जो न केवल राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं, बल्कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी देखेंगे। और महाकाल का महालोक जो आमतौर पर हमारा कुल मिलाकर के 6 बीघा के अंदर बना हुआ था, आजकल महाकाल का महालोक 100 बीघा में बनके तैयार हो गया, जिसके अंदर अगर पूरा कैंपस महाकाल 2 के बाद एक समय में 2 लाख लोग पूरे समय अंदर मंदिर में रहेंगे, तो बाहर एक आदमी नहीं रहेगा। इतना महाकाल का महालोक बना है। और उससे आगे बढ़कर के कालों के काल महाकाल से सृष्टि का उदय प्रारंभ होता है। तो सप्तऋषि के माध्यम से मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, नवग्रह रचना कैसे हुई, पूरे हमारे हिंदू धर्म की सनातन धर्म की सारी व्यवस्थाओं को समझने के लिए महाकाल मंदिर में आकर के केवल पूजा में नहीं, तो वो जल रचना से लेकर संरचना तक, त्रिवेणी संग्रहालय से लेकर सारी अपनी सनातन पद्धतियों को समझने का महाकाल लोक मौका देता है। बड़ा भावुक तरीके का आपने वक्तव्य दिया कि हमने 1000 साल पहले सोमनाथ को लुटते हुए देखा, हमने राम मंदिर को ध्वस्त होते हुए देखा। ये नई पीढ़ी ऐसी है जिसे ये सौभाग्य मिला, पर इस नई पीढ़ी ने ही एक 25-30 किलोमीटर की हवा चलने पर सप्तऋषियों की मूर्तियों को हवा में उड़ते हुए देखा। क्या कहेंगे मोहन भाई इसके संदर्भ में? मोहन यादव जैसा संवेदनशील स्वयंसेवक क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, और इसके संदर्भ में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मोहन यादव क्या आवाज उठाते हैं, ये जानने में दिलचस्पी। देखिए मोहन जी बहुत गरिमा के साथ में हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। एक संवाद जाने दीजिए, पूरे प्रदेश में जा रहा है, सवाल ईमानदारी से पूछा जा रहा है और वो ईमानदारी से जवाब दे रहा हूं। उनके पास अवसर है अपनी बात को रखने। मोहन भाई देखिए ये बात बिल्कुल सही है। आंधी आई, तूफान आया, मैंने कहा कि दोनों दल के लोग बैठे हैं। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के दरमियान डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि हमारी सरकार के पहले के निर्णय को बाद की सरकार ने आगे बढ़ाते हुए उसी में टेंडर कॉल किया। टेंडर कॉल करने के बाद जिसको काम मिला उसने अपना काम किया। काम करने के आधार पर जो प्रतिमाओं के बारे में बात आई, मेरे कांग्रेस के मित्र हैं जिनका इसी आंधी तूफान में आगर रोड का पूरा वेयर हाउस उड़ गया। वो तो उनका कांग्रेस के थे ना, उनका वेयर हाउस था ना जी, मूर्ति तो छोड़ो, वेयर हाउस पूरा उड़ गया जी। तो इतनी अगर आंधी तूफान आएगी जिसमें कोई बड़ा जहाज उड़ जाए, कोई आंधी तूफान ऐसी आए कि प्रतिमा उड़ जाए, हाँ, लेकिन हम तब अपराधी होते कि हम उस सामने वाले लोगों का कार्रवाई नहीं करते। हमने कार्रवाई की, दोबारा रिप्लेस करा, 1 करोड़ से ज्यादा पेनल्टी लगा करके वो पूरी प्रतिमा को फिर स्थापित कराया। यह हमारा संकल्प है। इसी भाव से कि भाई घटना होगी, व्यवस्था होगी, शिकायत होगी, हो सकता कि कुछ मामलों में दक्षता की कमी भी होगी, लेकिन उस पर योग्य कार्रवाई करता है, यही तो प्रशासन है। अरे मोहन भाई एक बात बताओ, अब आपके क्षेत्र के विषय में बात करते हैं, परेशान कौन ज्यादा करता है आपको?
ये कांग्रेस ही ज्यादा परेशान करते हैं या भाजपा ही ज्यादा परेशान करते हैं? ये तो अंदर की बात है, मत चक्कर में पड़ो मेरे ये तो क्या होता है, देखो आप, ये हमारे सब उज्जैन का, और ये मैं आपको फिर बताना चाहूंगा जी, ये मालवा की विशेषता है जी, हमारे यहाँ। हम अपने अपने विचारधाराओं पे, विचारधारा के आधार पर कांग्रेस हो या बीजेपी, सब अपने आप में बहुत पुष्ट कार्य करता है, जो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। लेकिन लोकतंत्र के प्रति भी उतने ही समर्पित है कि अगर राजनीति नहीं है तो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते। जी, जरा भी कोई देर नहीं लगती। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसलिए मैं कांग्रेस का हो बीजेपी का, दोनों की तारीफ करना चाहूंगा कि बड़े से बड़े मुद्दों पर राजनीतिक दृष्टि से भले लड़ मरेंगे, लेकिन जैसे शहर के विकास की बात हो, एक दूसरे के व्यक्तिगत जीवन में साथ देने की बात हो, कोई नया नवीनीकरण का कोई प्रस्ताव की बात हो, तो मालवा हमेशा विक्रमादित्य काल से उदाहरण बनता आया है, वो कभी पीछे नहीं रहता। मोहन भाई, आप हमें बहका क्यों रहे हो? है? आप हमें इतना बहका क्यों रहे हो? मैं बहका नहीं भाई, रहा। हम तो ये पूछ रहे हैं, ये उज्जैन से कई नेता जो है वो भोपाल आते रहते हैं, मोहन भाई के कागज लेकर आते हैं, लेकिन वो कागज अमूमन भाजपाइयों के हाथ में होते हैं, तो ये भाजपा आपसे इतनी मोहब्बत? मैंने आपसे फिर कहा, राजनीति के क्षेत्र में होने के नाते से हम सब कहीं न कहीं एक प्रतिस्पर्धी व्यवस्था में रहते भी हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमको अपने अपने दलों के अंदर इन सारी बातों से कोई गुरेज भी नहीं करना चाहिए। और ये बात सही है कि मैं तो कबीरदास जी में विश्वास करता हूं, निंदक नियर राखे आंगन कुटी छवाए। तो ये अगर कोई निंदा भी करता है, कोई कमी भी बताता, तो परमात्मा हमको और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, उसमें कोई गलत नहीं है। तो अब आखिरी सवाल, इस विधानसभा चुनाव में उज्जैन संभाग, क्योंकि अभी इस क्षेत्र की जन आशीर्वाद यात्रा की जिम्मेदारी भी आपके पास थी, क्या उम्मीद करें? भाजपा को बड़ी निराशा हुई थी भाई 2018 में, हमने पहले भी बताया आपको, कुछ आशा जगा देंगे या कांग्रेस ही पुरानी कहानी दोहरा लेंगे? देखिए, मैंने फिर कहा कि हमारा जिस प्रकार से रिस्पांस जन आशीर्वाद यात्रा में मिला, वो आशीर्वाद अपने आप में सारी कहानी कह रहा है। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से केवल उज्जैन संभाग नहीं, पूरा मालवा और पूरा प्रदेश, जो मुझे जानकारी है कि चित्रकूट की हमारी यात्रा, मंडला की हमारी यात्रा, श्योपुर की हमारी यात्रा, जो हमने खास करके इस यात्रा में भी एक नया प्रयोग हुआ है कि शुद्ध संगठन आधारित यात्रा है, इसमें सरकारी सिस्टम नहीं है जी। तो संगठन आधारित यात्रा भी इतनी सफलता के साथ निकल रही है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने आप में, जैसा कि माननीय शिवराज सिंह जी ने परसों बोला है कि 25 सितंबर का महाकुंभ ये बात बता देगा कि हमारी सरकार कितनी प्रचंड ताकत से बन रही है, यही अपने आप में स्पष्ट हो जाएगा। असल में क्या, ये था तो मेरा आखिरी सवाल, पर आपने इतनी दमदारी और उत्साह से कहा कि उसमें से एक पूरक सवाल निकल आया। जन आशीर्वाद यात्रा में इतना उत्साह है, इस तरीके से लोग उमड़ रहे हैं, संगठन की ताकत भी इस बार जैसी दिख रही है वो पहले कभी नहीं दिखी। तो भाई 3 महीने पहले मोहन भाई आप लोगों ने नारा लगाया था, अब की बार 200 पार, और अब अमित शाह जी ने कह दिया 150 जीत जाए, तो 50 अपने आप घट गई इतने आशीर्वाद के बाद। देखिए माननीय त्रिवेदी जी बहुत सुलझे हुए भी, बहुत समझदार भी, और बहुत चातुर्य व्यक्तित्व के लिए जाने जा रहे हैं। तो आपने हमारी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की कमेटी के बाद में, जो अभी वर्तमान की चुनाव की जब से पहली बैठक हुई, तब से एक बात स्पष्ट कही जा रही है कि अब की बार 150 पार, और ये भी बात मान के चलो कि सरकार बनाने के लिए तो 116 ही चाहिए जी। तो हमने तो कहा कि 150 हमारी है जी, तो, और सरकार के लिए 150 पहले, हम तो 116 में सरकार बना रहे हैं और 230 तो कुल है। तो स्वाभाविक रूप से इस बात को कभी भी इस बार नहीं बोला है, ये जो बोला था वो पुराना नारा था। और जब भी चुनाव होता है तो चुनाव में मोटिवेशन के लिए कोई ना कोई तो स्लोगन डालना पड़ता है, इसलिए उस स्लोगन का कोई उस समय भी वो गलत बात नहीं थी। लेकिन आज जो कह रहे हैं 150, तो 150 ये हमारी 2/3 मेजोरिटी होती है, और 2/3 से सरकार बड़ी और क्या हो सकती है जी। तो 2/3 सरकार हमारी बन रही है, विधायक लाकर सरकार हम बना रहे हैं। तो अब की बार 150 पार के साथ में है मोहन यादव जी, इस भरोसे के साथ में है। मोहन यादव जी को भरोसा है कि 18 साल में और खासतौर पर पिछले 3 साल में क्या कुछ सरकार ने नहीं किया है, इसलिए लोग भाजपा के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करेंगे, और खासतौर पर संगठन भी इस बार अतिरिक्त ताकत के साथ मैदान में है। तो मोहन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी उम्मीदों को लेकर,
और चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां मोहन यादव जी की साफगोईता के लिए। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में हर विषय पर अपने विचार रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की जनता और जहां तक मेरी जानकारी कि हरिभूमि प्रदेश से आगे छत्तीसगढ़ में भी बहुत लोकप्रिय है, तो सभी के लिए मैं धन्यवाद और एक बार फिर आपका उज्जैन की धरती पर सभी मित्रों की ओर से स्वागत करता हूं। आपकी मैं कई डिबेट सुनता हूं, कई आपकी टिप्पणियां देखता हूं और आपके चैनल के माध्यम से आप वाकई न्याय कर रहे हैं सभी मीडिया के साथ। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मोहन यादव जी। एक परंपरा हमारी है, हमारे साथ जो भी अतिथि होते हैं उनके सम्मान की परंपरा, और ये सम्मान जो होता है उसमें हम शास्त्रीय पद से सम्मान तो करते ही हैं, आईएनएच हरिभूमि परिवार की तरफ से एक मोमेंटो भी देते हैं जो मंच से किए गए वादे हैं उनके लिए। तो बस उस परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए हैं और हमारे साथ हम आमंत्रित करते हैं राहुल यादव जी को, जो हमारे स्थानीय संवाददाता ब्यूरो हैं, मोहन यादव जी का सम्मान के लिए, और साथ में होंगे डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। एक बार जोरदार तालियां लगातार बजती रहना चाहिए सम्मान में, तो चूंकि ये परंपरा है, सनातनी परंपरा है, और महाकाल के जो वासी हैं, उज्जैन के जो वासी हैं, वो इस सम्मान में जितना जो है दिल बड़ा करके तालियां बजाएं उतना इंतजार रहेगा। धन्यवाद डॉक्टर